बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक जितनी भी लेक्चर्स आप लोग स्टडी कर चुके हैं, उन लेक्चर्स को स्टडी करने के बाद आप लोगों को इस चीज का बखूबी इल्म हो गया है कि जब भी कोई एंटीजन या कोई भी फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में एंट्री करना चाहता है, सो उसको रोकता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वो क्रॉस कर जाता है तब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है, जिसमें मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। और अगर एंटीजन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाता है तब उसका सामना होता है विद द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो दो टाइप का है। वन इज कॉल्ड एज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है उसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ह्यूमोरल में बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये एंटीजेंस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं, जिनको फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी हैं जो कि पैदाइशी तौर पे होती हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी इम्यूनिटी भी है जो कि वक्त के साथ साथ हम अपनी लाइफ में डेवलप करते जाते हैं, और उसके साथ साथ वो इम्यूनिटी भी है जो कि रेडीमेड फॉर्म में एक ह्यूमन बॉडी एक्वायर करती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है दैट इज व्हाट, दैट इज द इनबोर्न और इननेट इम्यूनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि इनबोर्न का मतलब पैदाइशी, और इनबोर्न के लिए आप दूसरा मुतरादिफ लफ्ज यूज कर सकते हैं जिसको इननेट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इननेट या इनबोर्न इम्यूनिटी क्या है? दिस इज द इम्यूनिटी बाय बर्थ। ये वो इम्यूनिटी है जो कि पैदाइशी तौर पे बच्चों को मिलती है, इंसानों को मिलती है। सो इसका मतलब कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी मौजूद होती है। अब वो इम्यूनिटी किस किस्म की होगी उसकी डिटेल्स में जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो इनबोर्न और इननेट इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ है, ये एक्चुअली प्रोवाइड करती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इननेट इम्यूनिटी या जो इनबोर्न इम्यूनिटी है ये एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो इनबोर्न और इननेट इम्यूनिटी है दिस इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड का मतलब कि पहले से हमारे डीएनए में ये इम्यूनिटी कोडेड फॉर्म में मौजूद होती है, और ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से बच्चों में ये मुंतकिल होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो माँ बाप हैं और जब उनके बच्चे हो जाते हैं, सो आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि हम इंडिविजुअल्स जो हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस एनवायरनमेंट में मौजूद जो एंटीजेंस हैं उनके लिए उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। सो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो इम्यून सिस्टम है वो एक्चुअली ट्रांसफर होता है इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। नाउ ये ट्रांसफर कैसे होता है कि एक्चुअली जो मदर की बॉडी है उससे ऑफस्प्रिंग्स में ये इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है थ्रू व्हाट, थ्रू द प्लेसेंटा। थ्रू व्हाट, थ्रू द प्लेसेंटा। नाउ स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा हमारे पास एक्चुअली वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि मां की बॉडी के अंदर बच्चे की प्रोटेक्शन करती हैं, और उसके साथ साथ बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, और उसके साथ साथ बच्चे में जितना वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। सो जो ये इम्यूनिटी है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं, नेचुरल किलर सेल्स आती हैं, साथ में म्यूकस है, ये एक्चुअली ट्रांसफर होता है मां की बॉडी से बच्चों में किसके जरिए? प्लेसेंटा के जरिए। और प्लेसेंटा एक्चुअली वो मेम्ब्रेन है जो कि बच्चे की प्रोटेक्शन करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और इम्यूनिटी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम मदर्स बॉडी टू दी चाइल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस इम्यूनिटी को हम इनबोर्न या इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउ जो सेकंड बेसिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है वो हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे एक्वायर्ड और एडॉप्टिव का वर्ड यूज हुआ है। एक्वायर्ड का मतलब है लेना, कोई चीज एक्वायर करना, कि मतलब किसी भी चीज को जब आप ले लेते हो, सीख लेते हो। और उसके साथ साथ एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव जो लफ्ज है वो एक्चुअली एडॉप्शन से निकला है, एडॉप्टेशन से निकला है, जिसका मतलब क्या है? माहौल के मुताबिक खुद को ढालना।
इसको हम एडॉप्टेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इंसान अपनी लाइफ में अपने माहौल से जितने भी एंटीजेंस लेता है उनको मुकाबला करने के लिए वो अपनी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को यूज करता है, जिसके नतीजे में टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और बी सेल्स एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाती हैं। और पिछले लेक्चर में हमने बात भी की थी कि बी सेल्स जो है वो एक्चुअली हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती हैं। सो अगर हम ये कहें कि आपके पास दो ट्विन्स हैं, एक ट्विन जो है, दोनों जो ट्विन्स हैं उनके एनवायरमेंट डिफरेंट हैं, उनके एनवायरमेंट में एंटीजेंस डिफरेंट हैं। सो उस एंटीजन के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। सो इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को क्या कहा जाएगा? एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? दैट एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी व्हिच इज एक्वायर्ड, डेवलप की जाती है इन वन्स ओन लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में वो जो इम्यूनिटी डेवलप करेगा वो एक्चुअली क्या कहलाएगी? एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है? ये एक्चुअली उस इंसान को थ्रू आउट द लाइफ जो इन्फेक्शंस आती हैं, उस इंसान को थ्रू आउट द लाइफ जो एंटीजेंस का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उस इंसान को थ्रू आउट द लाइफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स मिलती हैं, उन वैक्सीन्स की वजह से, उन इन्फेक्शंस की वजह से, उन एंटीजेंस की वजह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा और वो जो बॉडी है उसको डिफेंस मिलेगा। सो इस किस्म की इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि एक इंसान है, उसको टेटनस हुआ, या हम कहें कि उसको टीबी हुआ और वो ठीक हो जाता है। सो अब वो इंसान टीबी के खिलाफ क्या है? रेजिस्टेंट है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब अगर एक दूसरा इंसान है जिसको टीबी कभी भी नहीं हुई, तो इसका मतलब उसको टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उसकी बॉडी में कभी नहीं आया, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होगी। सो जिस इंसान का जैसा माहौल होगा, उसको जैसे एंटीजेंस मिलेंगे, उसी के मुताबिक वो इम्यूनिटी डेवलप करेगा। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि जो एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, इसमें एडॉप्टेशन आती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट एंटीजेंस एंड थ्रू वैक्सीन्स। और ये क्या प्रोवाइड करती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नाउ स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपके पास क्या है? दिस इज एक्चुअली व्हाट? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो जो इननेट है उसमें एक्चुअली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डेवलप होती है, जबकि एक्वायर्ड में एक्चुअली आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी आता है और ह्यूमोरल भी आता है। सो हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है किसी भी एक ह्यूमन बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें बी सेल्स होंगे और बी सेल्स जो है हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहां पे वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, वैक्सीन्स एक्चुअली किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि ये बीमारी से बचाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एंटीजेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की और भी डिफरेंट टाइप्स आएंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द बोर्ड में। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, इनबोर्न और इननेट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसके साथ साथ एक्वायर्ड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, और एक्वायर्ड की और भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ये है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जिसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है, सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जब हम बी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे और टी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, सो वहां पे हमने मेमोरी सेल्स की भी बात की थी कि अगर कोई एंटीजन या इन्फेक्शन दोबारा आता है, सो टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स उस इन्फेक्शन को याद रखते हैं और दोबारा से उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एक खास वक्त के लिए भी हो सकता है अगेंस्ट दैट एंटीजन, और ये परमानेंट भी हो सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कौन से एंटीजेंस हैं जिनके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेम्पररी होती है? तो उसमें आपको याद ये रखना है कि वो एंटीजेंस जो कि वक्त के साथ साथ खुद को बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्फ्लुएंजा की बात करें,
इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जिसको जुकाम का वायरस कहा जाता है, एक्चुअली जो जुकाम का वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। अब जो आरएनए है उसमें म्यूटेशन ज्यादा होती है, सो हर दूसरे तीसरे साल बाद जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो खुद को चेंज करता है, जिसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम दोबारा से एक नए सिरे से ह्यूमोरल तरीके से वो इम्यूनिटी को डेवलप करेगा, उसको याद रखेगा। लेकिन 2 साल बाद वायरस जब दोबारा चेंज होगा, सो अगेन न्यू इम्यून सिस्टम जो है वो स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेम्परेरी होती है। अब वो एंटीजेंस जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ या थ्रू डेकेड्स, सदियों से वो चेंज नहीं होते, उनका डीएनए जो है, उनका जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहता है, तो उनके लिए हमारी इम्यूनिटी भी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल मीजल्स है, मम्प्स है, पोलियो है, इसके लिए हमारी बॉडी क्या होती है, हमेशा से रेजिस्टेंट होती है। कैसे? जैसे पोलियो वैक्सीन बच्चों को 5 साल तक पिलाए जाते हैं, उसके बाद जो है पोलियो वायरस एडल्ट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी उम्र फिर जो इम्यून सिस्टम है वो पोलियो के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुका होता है और उसके बाद पोलियो वायरस इजीली अटैक नहीं करता। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेम्पररी भी हो सकती है इन केस ऑफ चेंजिंग एंटीजेंस लाइक इन्फ्लुएंजा, और ये परमानेंट भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की है, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है उसको एडॉप्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, कि वो इम्यूनिटी जो कि हम इंसान अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं कुदरती तौर पे, सो वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, नेचुरल इम्यूनिटी कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे दैट एडॉप्टिव और नेचुरल इम्यूनिटी इज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ये बहुत देर पा इम्यूनिटी है, काफी देर तक रहती है, और ये डेवलप कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में डेवलप करता है। जब हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो इससे मुराद ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इफेक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, ये बहुत ही मुअस्सर इम्यूनिटी है जो कि इंसान की बॉडी खुद डेवलप करती जाती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हमारे पास जो बच्चे हैं, शहरी इलाकों के बच्चे और गांव के बच्चे, अब आपने नोट किया होगा कि शहरी इलाकों में जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जबकि गांव में, कुछ गांव, तमाम नहीं, कुछ गांव में आपने बच्चे देखे होंगे कि वो सारा दिन खेतों में फिरते रहते हैं, मट्टियों में फिरते हैं, नालों में वो फिरते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो कि गंद उठाते हैं। सो आपने देखा होगा वो बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि वो एंटीजेंस के बहुत ज्यादा सामने होते हैं, बहुत सारे एंटीजेंस का वो मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। जबकि जो शहरी बच्चे होते हैं उनके लिए माहौल बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है, जिसकी वजह से एंटीजेंस उनकी बॉडी में आसानी से आते नहीं है, और जब आ जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्लोली डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार होते जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान जिसका सामना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के लिए होगा और वो सेहतमंद रहता है, तो मतलब उसने बहुत सारे एंटीजेंस के लिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप की है। और अगर कोई इंसान एंटीजेंस के सामने जाता नहीं है, पोल्यूटेंट्स के लिए उसका एक्सपोजर नहीं होता, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या नेचुरल इम्यूनिटी है, ये एक्चुअली डिफरेंट तरीकों से डेवलप होती है, जिसमें से पहला तरीका क्या है, बाय हैविंग अ डिजीज। जब कोई बीमारी आएगी तभी उसके लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल मीजल्स है, मम्प्स है, पोलियो है। अब अगर एक इंसान में मीजल्स जो है या मम्प्स जो है, इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसकी बॉडी में आए ही नहीं, तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप होगा। लेकिन जिस इंसान में ये जर्म्स आ जाती हैं, वो इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लेता है, तो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई है। इसी तरह जो ये नेचुरल इम्यूनिटी है ये डेवलप की जा सकती है बाय सब क्लिनिकल इंफेक्शन। सब क्लिनिकल इंफेक्शन से मतलब ये है कि हमारे पास जो पैथोजेंस हैं, जो एंटीजेंस हैं, अगर हम उनको किसी भी तरीके से डिसइंफेक्ट कर दें, उनके अंदर हम लेट्स सपोज हम ये कहें कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने थोड़ा सा हीट किया, हीट करने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको डिस्ट्रॉय होने के बाद जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, सो वो डिजीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग हो जाएगी। कल कला को अगर वो इन्फेक्शन ओरिजिनल हालत में आ जाता है तो ऑलरेडी
मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स होंगे, सो हमारी बॉडी इस तरीके से क्या होगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। और ये इम्यूनिटी हम खुद डेवलप भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ थर्ड टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, जो कि हम डेवलप करते हैं, वो क्या है, बाय हैविंग किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हो और उसके बाद बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तभी इम्यूनिटी डेवलप होगी। सो ये दोनों पॉइंट्स तकरीबन सेम आते हैं। नाउ जो पोलियो है, पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती हैं, ये पोलियो वैक्सीन एक्चुअली क्या होती हैं, ये एक्चुअली डेड वायरसेस होते हैं। जब उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो डिजीज तो कॉज कर सकते नहीं है, लेकिन उनकी जो पोलियो वायरस के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे में पोलियो वायरस लिविंग में आ जाता है, जिंदा फॉर्म में आ जाता है, तो ऑलरेडी बच्चे के अंदर मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स होते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आप किल करके जब इंजेक्ट करते हैं, और साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, जहर आलूद मवाद जो होता है, अगर उनको हम थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई कर दें, बॉडी में इंजेक्ट कर दें, सो हमारी बॉडी उनके खिलाफ क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सारा दिन बाहर खड़ी रहती है और बहुत सारा धुआं उनकी बॉडी में जाता है, बहुत सारे एंटीजेंस जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वो उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम को डेवलप करते जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पोल्यूटेंट्स को, उन्हीं एंटीजेंस को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, तो इस तरीके से बॉडी की ट्रेनिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल सांप का जहर है, अब अगर सांप के जहर को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए और बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, सो हमारी बॉडी उसके खिलाफ ट्रेन होगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और कल कला को खुदा ना खास्ता अगर ओरिजिनल सांप का जहर बॉडी में आएगा, तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे याद ये रखना है कि जब डिजीज की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसको एडॉप्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। लेकिन जब आप सब क्लिनिकल इंफेक्शन लाइक वैक्सीन लेते हैं, सेबीन वैक्सीन लेते हैं अगेंस्ट पोलियो, और उसके साथ साथ सॉल्क वैक्सीन लेते हैं अगेंस्ट पोलियो, टेटनस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्साइड्स लेते हैं अगेंस्ट टेटनस, जिनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ये डिजीज कॉज नहीं करते। तो इस तरीके से जो एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और होता यह है कि अगर कोई इंसान एक बार उसको, लेट्स सपोज जो टेटनस है, इसके लिए हमारे पास जो जहर है जो कि टेटनस को कॉज करता है, उसको हम टेटानोस्पेसिमिन बोलते हैं। नाउ टेटानोस्पेसिमिन को बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में लाया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि टेटनस के खिलाफ या उसके जहर के खिलाफ इम्यूनिटी बन सके। अब अगर वो इम्यूनिटी बहुत स्लोली डेवलप हो रही है, तो फिर दूसरा डोज दिया जाएगा। उस दूसरे डोज को हम सेकंड बूस्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बूस्टर कहा जाता है। और वैक्सीन लगाने को हम शॉट्स भी बोल सकते हैं। सो नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एडॉप्टिव इम्यूनिटी अगर वैक्सीन की वजह से बड़ा इनहांस की जाती है, बढ़ाई जाती है, तो इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेकंड टाइप, जिसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव या नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और इस नेचुरल इम्यूनिटी में एक क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें एक्चुअली वैक्सीन्स दी जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी में या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वो क्या कहलाती है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इससे पहले हमने पढ़ा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में वैक्सीन्स दी जाती हैं, जबकि जो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, सो आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे पेशेंट आए, लेकिन उनमें ज्यादातर रेशियो जो है वो लोग थे जो कि ठीक हो गए, और बहुत कम लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। सो इसका मतलब डेथ क्यों हुई, क्योंकि उन लोगों में
इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, या तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन जो जिंदा बच गए वो एक्चुअली क्या थे, उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली थी, उनके ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो गया था। अब अगर कोविड-19 को ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए तो एक वैक्सीन बनाई जा रही है। दूसरा, कुछ मेडिकल रिसर्चर्स के मुताबिक वो लोग जिनमें कोविड-19 आया और वो ठीक हो गए तो मतलब उसमें एंटीबॉडीज हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों से जो कि बच जाते हैं आफ्टर द कोविड-19 इन्फेक्शन, उनसे एंटीबॉडीज लेंगे और उन एंटीबॉडीज को हम और पेशेंट्स में इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो कोविड-19 के वायरस से बच जाएंगे। सो इस किस्म की इम्यूनिटी, जिसमें तैयार एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाएगा, इस किस्म की इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे दैट दिस इज दैट इम्यूनिटी व्हिच इज बोरोड, जो कि ली जाती है फ्रॉम अनदर सोर्स, किसी और सोर्स से, और ये जो तैयार की एंटीबॉडीज ली जाती हैं ये एक्चुअली बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने इसको खुद डेवलप नहीं किया होता। सो ये एंटीबॉडीज वक्त के साथ साथ कम होती जाती हैं। फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा से इन एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाएगा। सो याद ये रखना है कि इस तरीके से जो इम्यूनिटी मिलती है, इसके नतीजे में जो प्रोटेक्शन है वो बहुत इमीडिएट होती है, वो बहुत जल्दी से होती है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को डेवलप करने में जितना टाइम ले रहा है उस टाइम की बचत हो जाती है, तैयार एंटीबॉडीज आती हैं और वो उस इंफेक्शन को खत्म कर देती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हम कैसे लेते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। सो उसमें एक एग्जांपल आपके पास आती है कोलोस्ट्रम की। किसकी आती है? कोलोस्ट्रम। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम एक्चुअली एक लिक्विड है, व्हाइट लिक्विड है, जो कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो मां की मेमोरी ग्लैंड्स को सक करता है दूध के लिए, सो दूध निकलने से पहले मां की मेमोरी ग्लैंड से एक व्हाइट लिक्विड निकलता है और उस व्हाइट लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वो जो व्हाइट लिक्विड है उसमें एक्चुअली एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को पैदा होने के बाद प्रोटेक्शन देती हैं। सो जब मां से तैयार एंटीबॉडीज कोलोस्ट्रम के जरिए, उस व्हाइट फ्लूइड के जरिए बच्चे में जाएंगी, सो बच्चा क्या होगा, उस एनवायरनमेंट में मौजूद जो एंटीजेंस हैं जो कि उसकी मां ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, उसके खिलाफ बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज मां की बॉडी से प्लेसेंटा के जरिए, और प्लेसेंटा हम बता भी चुके हैं, प्लेसेंटा के जरिए जब बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती हैं तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नाउ इस तरीके से कोलोस्ट्रम और मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के जरिए जो एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपके पास आर्टिफिशियल पैसिव भी हो सकती है। कैसे? जिसमें जो एंटीबॉडीज हैं किसी भी एक स्पीशी या डिफरेंट स्पीशी से ली जाती हैं और उनको इंजेक्ट किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को कोविड-19 की एग्जांपल दी कि कोविड-19 में क्या है, जो लोग बच जाते हैं एक्चुअली वो एंटीबॉडीज डेवलप कर चुके हैं। अब उन इंसानों से एंटीबॉडीज लेकर आप दूसरे इंसानों को इंजेक्ट करोगे तो ये क्या हुआ? सेम स्पीशी हुआ। सो इसका मतलब एंटीबॉडीज आप सेम स्पीशी से लेकर सेम स्पीशी में डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल टेटनस है और डिप्थीरिया है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं। उनके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं तो कैसे बनाई जाती हैं कि डिप्थीरिया और जो टेटनस है इनको इंजेक्ट किया जाता है किन में? हॉर्सेस में। किन में? हॉर्सेस में। अब जो हॉर्सेस हैं वो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं क्योंकि उनके अंदर भी इम्यून सिस्टम मौजूद है। सो जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं, सो उन हॉर्सेस से हम एक स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक तरीके से एंटीबॉडीज को लेते हैं और इंसानों को इंजेक्ट करते हैं। सो अगर उन इंसानों को डिप्थीरिया या टेटनस आ जाती है, सो ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी जो कि हमने डेवलप की थी किसमें? हॉर्सेस में। उनसे लेकर इंजेक्ट किया था किसमें? इनटू द ह्यूमंस। सो इस किस्म की इम्यूनिटी एक्चुअली आर्टिफिशियल तो है,
लेकिन आर्टिफिशियल में फिर आप इसको क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स हमने पढ़ी इसमें आप लोगों को याद ये रखना है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो दो तरीकों से है, एक नेचुरली डेवलप होती है और एक आर्टिफिशियल तरीके से थ्रू वैक्सीन। दूसरा एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में भी हमने क्या पढ़ा कि एक्वायर्ड जो है वो एक इंसान अपनी लाइफ में डेवलप करता है। सो वो एक्चुअली डेवलप कैसे करेगा, नेचुरल तरीके से भी कर सकता है, आर्टिफिशियल तरीके से, या हम कह सकते हैं पैसिव तरीके से। सो ये नेचुरल, एक्टिव और पैसिव के बीच में आपको डिफरेंसेस याद होनी चाहिए। अगर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है तो इसका मतलब तैयार एंटीबॉडीज किसी एक स्पीशीज से लेकर दूसरी स्पीशीज में डाली गई हैं। अगर हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें आप कोलोस्ट्रम की एग्जांपल याद रखें, एंटीबॉडीज जो कि मां की बॉडी से प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को ट्रांसफर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हमने यहां पर इम्यूनिटी के लिहाज से यूज की है, जिसमें आर्टिफिशियल आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, पैसिव आ रहा है, एक्वायर्ड आ रहा है, नेचुरल आ रहा है, इनके डिफरेंसेस आपको मस्ट याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं होते तो इन लेक्चर्स को आप बार बार सुने, अपने नोट्स बनाएं, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको नोट्स बने हुए हैं, सो इनको अगर आप याद रखेंगे सो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।